Hello everyone, this is Bilal from English with AB. So it has been a long time since I have made my last video. I was in Pakistan when I made my last video and now I am in England and it has been more than a year. I wanted to make videos but I couldn't find time, so I was unable to do that. So today I got time, so I thought I should make a video. So in this video I am going to talk about my IELTS score. In one of my last videos I told you that I am going to take IELTS test, but unfortunately after my IELTS result I could not make any videos. When I got my result, I applied for UK study visa, and then I got the visa, and then I was very busy with the whole process, and then when I came here I was busy as well. But today I got time, so in this video I am going to talk about how many bands I got in my IELTS speaking. In this video particularly I am going to talk about my English speaking. तो इस वीडियो में मैं जो मेरा रिजल्ट था IELTS का मैं उसके बारे में बात करूंगा. तो ये मेरा रिजल्ट था. लिसनिंग में 7, रीडिंग में 7, राइटिंग में 6.5 और स्पीकिंग में 8 और ओवरऑल जो मेरा स्कोर था वो था 7. बट इन दिस वीडियो आई विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट माय इंग्लिश स्पीकिंग. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो मेरे 8 बैंड हैं वो कैसे आए स्पीकिंग में. बाकी मॉड्यूल्स के बारे में भी मैं बात करूंगा कि किस तरह से मैंने वो बैंड स्कोर हासिल किया और जो मेरी गलतियां रही वो क्या थी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा. लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात करूंगा और ये बात करूंगा कि हाउ डिड आई गेट दैट स्कोर. Because some people think that it's very difficult to get 8 bands or even 7 bands in English speaking. But in my opinion, दूसरे कामों की तरह अगर इसमें भी आप consistency के साथ मेहनत करते हो, so it is not difficult at all. If you are consistent, if you are working hard, then you can easily achieve 7 or even 8 bands in English speaking. तो मैं बात करूंगा उन 3 एक्टिविटीज के बारे में जो कि मैं डेली किया करता था अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. और यहाँ पे मैं जब इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ. तो जो सबसे पहला मैं काम किया करता था वो ये था कि आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 1 आवर डेली. यानी कि मैं 1 घंटा इंग्लिश में बात करता था डेली. क्योंकि होता ये है कि जो हमारे यहाँ आर्ट्स का कोर्स करवाया जाता है वो अमूमन होता है 2 माह का. यानी कि अगर 4 मॉड्यूल्स हैं आर्ट्स के तो एक मॉड्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स मिलेंगे. और ऐसे ही होता है, जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है उसको 2 वीक्स मिलते हैं. तो स्टूडेंट सिर्फ वही 2 वीक्स देते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को, विच इज़ नॉट इनफ फॉर यू. अगर आपको ज़्यादा बैंड स्कोर चाहिए तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी. और उसका तरीका ये है कि आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें. जब आपने अपना आइल्स टेस्ट देना है तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 माह पहले आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें और डेली इंग्लिश में बात किया करें. तो मेरा तरीका तो ये था कि मेरा एक दोस्त था जिससे मैं डेली बात किया करता था. उसने भी आइल्स का टेस्ट देना था. तो हमारा प्रोसेस ये होता था कि हम सबसे पहले एक आइल्स का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करते थे, फिर उसके बारे में हम बारी बारी बात किया करते थे. तो 1 घंटा हम उस टॉपिक पे बात करते रहते थे. यानी कि सबसे पहले तो मैं बोलता था जो भी टॉपिक होता था, फिर जो मेरा आंसर होता था वो उस आंसर में से मजीद क्वेश्चन करता था, फिर वो बोलता था एंड देन मैं क्वेश्चन करता था. तो इस तरह बातें करते करते उस टॉपिक पे हम 1 घंटा एटलीस्ट बात किया करते थे. अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हम ये कैसे किया करते थे. अब एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आइल्स प्रैक्टिस बैंड 9. अब ये एप्लीकेशन हम यूज़ करते थे. ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है. अब इस एप्लीकेशन में होता ये है कि एक टॉपिक होता है, उसका एक मॉडल आंसर होता है और मॉडल आंसर के नीचे कुछ यूज़फुल जो वोकैबुलरी होती है उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए वो लिखी होती है और उस वोकैबुलरी का मीनिंग लिखा होता है. तो मैं करता ये था कि सबसे पहले टॉपिक का जो मॉडल आंसर है उसको पढ़ता था. लेकिन जो मॉडल आंसर है मैं उसको कॉपी नहीं करता था. उसके नीचे जो वोकैबुलरी होती थी मैं उसको पढ़ता था, उसको याद करता था और फिर उस वोकैबुलरी को अपने आंसर में यूज़ करता था. यानी कि सेंटेंसेस में खुद से बनाता था उस टॉपिक के बारे में, लेकिन जो वोकैबुलरी होती थी वो मैं यूज़ करता था उस एप्लीकेशन की मदद से. तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक टॉपिक जो कि मैंने उसी एप्लीकेशन से लिया है वो मैं दिखाऊंगा और उसका मॉडल आंसर डिफरेंट है, लेकिन मैंने खुद से अपना आंसर बनाया है उस जो वोकैबुलरी है उस एप्लीकेशन से वहाँ से लेके. तो जैसा कि ये एक टॉपिक है, डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम यू एंजॉय. तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट 2 में आते हैं, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 मिनट से 2 मिनट तक बोलना होता है. तो जैसा कि ये टॉपिक है डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम यू एंजॉय, यू शुड से व्हाट इट इज, व्हेन यू वॉच इट, हु यू वॉच इट विद एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक टू वॉच. अब ये इसका सैंपल आंसर है. और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी दी गई है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने खुद से टॉपिक बनाना है तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने आंसर बनाया है,
I would like to talk about Downton Abbey, which is a British TV show that I have recently become crazy about. There are many British actors in this TV show, which is one of the reasons for me to fall in love with this show. Because I am fascinated by the British accent. I can hear it 24/7. Everybody across the globe loves this show. It depicts the lives of the Crowley family and their domestic servants. It shows how they used to live in the palace between 1912 and 1926. The king and his family used to live upstairs, and their servants lived downstairs. This series has shown how they interacted with each other. They were extremely polite towards their servants. The actor who is playing the leading role is incredibly talented, which is also one of the reasons that this show has become very popular. This show has many unexpected twists, and because of that, I am always on the edge of my seat. It has 6 seasons. The first season was aired in 2010 and the last season came in 2015. If I had known about this show earlier, I would have watched all the seasons, but I recently found out about this TV show. I am currently watching season 3. A film was also released with the same cast in 2019. तो जैसा कि इस टॉपिक पे हमने बात की है, तो आप देख सकते हैं हमको कितने वोकैबुलरी वर्ड्स मिले हैं. तो अगर आप इन वोकैबुलरी वर्ड्स को अपने माइंड में रखते हैं और अगर इसी तरह का कोई टॉपिक आता है तो आप ये वोकैबुलरी वर्ड्स यूज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर है हर दफा सेम रहे, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो वोकैबुलरी है वो आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो तो सेम ही रहेगी. आप वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं जो कि मैंने यूज की है इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए. सबसे पहले मैंने यूज किया क्रेजी अबाउट. तो क्रेजी अबाउट का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो उसके बारे में बात करने के लिए आप कह सकते हैं आई एम क्रेजी अबाउट मनी हाइस्ट. यानी कि कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है उसके बारे में बात करने के लिए आप कह सकते हैं क्रेजी अबाउट. उसके बाद मैंने जो यूज किया था फैसिनेटेड. फैसिनेटेड भी अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसा कि आई एम फैसिनेटेड बाय नेचर. यानी कि जो नेचर है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. उसके बाद मैंने एक फ्रेज यूज किया 24/7. 24/7 का मीनिंग ये होता है कि हर टाइम, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं. तो इस फ्रेज का मीनिंग ये है कि अगर कोई चीज आप हर टाइम कर सकते हैं. अक्रॉस द ग्लोब. उसके बाद मैंने यूज किया अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में. जैसे कि दैट एक्टर इज नोन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि ये जो एक्टर है ये पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है. उसके बाद मैंने यूज किया इनक्रेडिबली टैलेंटेड, यानी कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड. विल स्मिथ इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड. अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, यानी कि अगर किसी चीज में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, यानी कि आपको नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैंने ये फ्रेज यूज किया था. इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मेक अ टीवी शो मोर इंटरेस्टिंग. यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि किसी टीवी शो में आगे क्या होने वाला है तो उसकी वजह से जो शो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. On the edge of my seat. I was on the edge of my seat when I was watching the last over of the match. यानी कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो रही है और आप सारी जो तवज्जो है, जो सारी अटेंशन है उस चीज को दे रहे हो बिकॉज यू वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि आप जानना चाहते हो कि क्या होने वाला है. तो इस तरह से ये एप्लीकेशन आपकी मदद करेगी. यानी कि आपने क्या करना है, वोकैबुलरी वर्ड्स को लेना है और उनको अपने आंसर में यूज करना है. तो ये मैं किया करता था और इस एप्लीकेशन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और इस एप्लीकेशन की वजह से मेरी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. अब मैं बात करूंगा दूसरे काम के बारे में जो मैं डेली किया करता था. आई यूज टू रीड आर्टिकल्स फ्रॉम BBC न्यूज़ डेली. तो BBC न्यूज़ की जो वेबसाइट है मैं वहाँ से न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता था एटलीस्ट 2 या 3 एक दिन में. अब मैं करता ये था कि एक आर्टिकल पढ़ता था और उस आर्टिकल में जो नए वर्ड्स होते थे उनको मैं लिख लेता था, उनके मीनिंग को लिख लेता था और उसके बाद वो जो नए वर्ड्स होते थे उनको यूज करके मैं एक नया सेंटेंस खुद से बनाता था. तो नए वर्ड्स को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब आप एक नया वर्ड सीखो तो कोशिश करें कि उस वर्ड को यूज करके आप खुद से एक सेंटेंस बनाएं. इस तरह से वो जो वर्ड है आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा. तो जब मैं आर्टिकल्स पढ़ता था BBC न्यूज़ से तो मैं कोशिश करता था कि मैं एटलीस्ट 5 से 10 जो नए वर्ड्स हैं उनको लिखूं और उनके मीनिंग को लिखूं और उनके जो सेंटेंसेस हैं वो खुद से बनाऊं. तो मे भी आप सोचें कि रीडिंग करने से आपकी जो स्पीकिंग है वो किस तरह से बेहतर होगी. रीडिंग करने से डायरेक्टली आपकी स्पीकिंग तो बेहतर नहीं होगी, लेकिन जब आप रीड कर रहे होते हैं तो जो वोकैबुलरी है वो आप सीख रहे होते हैं. तो जब आप नए वर्ड सीखते हैं आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है. तो अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बोलेंगे, यानी कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो वहाँ पे आप वो वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं.
सो रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल। तो ये था दूसरा काम जो मैं किया करता था। जो तीसरा काम मैं किया करता था, आई यूज टू वॉच इंग्लिश टीवी शोज। अब इंग्लिश टीवी शोज देखने से भी मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो अगेन मैं करता ये था कि अगर मैं टीवी शो देख रहा हूँ तो उसमें अगर कोई नया वर्ड आता है जो कि मुझे पहले से नहीं पता उस वर्ड के बारे में, तो जो नया वर्ड है पहले तो मैं उसके मीनिंग को देखता था कि इसका मीनिंग है क्या। उसके बाद मैं 2-3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो है वो लिखता था। तो इस तरह करने से जो मेरी वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो ऑफ कोर्स जब आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है तो आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होती है। So these are the three activities I used to do on daily basis. So if you are consistent, it is not difficult at all to get 7 or even 8 bands or even more than that. So the consistency is the key. Whatever you do, you have to be very consistent. अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं तो मुश्किल रहता है कोई ऐसा इंसान तलाश करना जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं, आप किसी सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर आल्सो टेकिंग आइट्स टेस्ट, और आप उनसे बात कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप डेली इंग्लिश में बात करें। इन केस यू डोंट फाइंड एनीवन टू प्रैक्टिस विद, तो उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि अपना जो टॉपिक है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में सुन सकते हैं। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं अगर आप 2 माह के लिए करते हैं, सो आफ्टर 2 मंथ्स यू विल सी अ रियल डिफरेंस इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो बाकी जो 3 मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में भी मैं बात करूंगा कि मैंने वो बैंड्स कैसे हासिल किए और जो कुछ मिस्टेक्स मेरी रही वो क्या थी, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।